जय हिंद दोस्तों, गुरु स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन की तीसरी क्लास पर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा पूर्व मध्यकाल का है, इसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है पहला, राजाधिराज प्रथम। देखिए, राजाधिराज जो प्रथम का जो कार्यकाल था वो 1044 से 1052 ईस्वी तक था। ये कोप्पम के युद्ध में मारे गए थे। तो क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि राजाधिराज की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो कोप्पम के युद्ध में हुई थी। इसमें राजाधिराज ने अपने विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन्होंने चेर पांड्य तथा लंका के संघ को तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 64 ईस्वी चालुक्यों को पराजित कर युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया एवं प्रकेसरी की उपाधि धारण की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा है जिसने अपना राज्याभिषेक युद्ध भूमि में ही कराया था, तो राजेंद्र द्वितीय थे। इन्होंने जो है अपना राज्याभिषेक जो युद्ध भूमि में ही कराया था और इन्होंने परकेसरी की उपाधि धारण की थी। 1062 ईस्वी में चोल सेनाओं द्वारा कुंडल संगम में के युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया था। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी वेगी का चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय ही कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का शासक बना। यह सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला चोल शासक था। इसने भूमि का 2 बार सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण का मतलब यहाँ है कि निरीक्षण कराना, उसे नापना, तुलाई देखना, उसका जो है एक तरह से देखना कि भूमि कैसी है, उपजाऊ है या नहीं है, या कितनी है, इस तरह से उसका सर्वेक्षण किया। इसने व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया, जिसकी वजह से इसने सुंगम तविर्त चोल करों को हटाने वाला की उपाधि धारण की, क्योंकि इसने क्या किया, इन सभी करों को हटा दिया था। वैष्णव सुधारक रामानुज को कुलोत्तुंग प्रथम के कारण ही श्रीरंगम छोड़ना पड़ा था। इसने कौन सी उपाधि धारण की, तो त्रिभुवन चक्रवर्ती सुंगम तविर्त चोल यानी कि करों को हटाने वाला और कैटकोंड चोलन, ये उपाधि इसने धारण की थी। इसने 1077 ईस्वी में 72 व्यापारी का एक व्यापारिक शिष्टमंडल चीन भेजा था। इसमें तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने वाले के लिए भेजा था। इसके शासनकाल में मलय प्रायद्वीप के साथ चोलों के सुदृढ़ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बने रहे थे। विक्रम चोल की अगर हम बात करें तो उसने त्याग समुद्र की उपाधि धारण की थी। तो त्याग समुद्र की उपाधि किसने ली, विक्रम चोल ने की थी। इसने तुरुवाडूतुरु में एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना भी की थी। इसने चिदम्बरम में स्थल नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया तथा मंदिर आदि को अपर दान दिया। पुनरुद्धार का मतलब कि जो टूट फूटी उसकी मरम्मत करवाई थी। नटराज मंदिर की जो टूट फूटी या मरम्मत या पुनरुद्धार किसने कराया था, विक्रम चोल ने कराया था, और मंदिरों को अपार दान भी दिया था इसने। राजेंद्र द्वितीय चोल वंश का अंतिम शासक था। बाद में पांड्य शासकों ने चोल साम्राज्य को विजित कर लिया, उन्हें जीत लिया था। किसने, पांड्यों ने बाद में किसको, राजेंद्र तृतीय को जो है हरा दिया और उसको जीत लिया और अपने अधीन कर लिया। अब आता है चोल प्रशासन। चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, यानी कि चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जैसे जैसे शासनकाल, एक राजा है उसका शासनकाल चल रहा है और उसने बता दिया कि भाई जो है मेरे बाद जो है ये वाला पुत्र जो है राजगद्दी पर बैठेगा, तो अपना कुछ समय के बाद अपना जो है शासन भी छोड़ दिया। अब उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, इस तरह से चलता रहा। इनके शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा को मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पिंदुनम और शेरुदनम महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अब साम्राज्य में निम्न प्रकार से विभाजन था, यानी कि कैसे 4 प्रकारों में इसमें विभाजन किया था। पहले मंडलम यानी कि प्रांत, राजकुमार प्रभारी होता था। वलनाडु, पेरिंतार नाडु यानी कि जिला नतार में स्वशासी ग्राम 30 अनुभाग होते थे, जिसमें सदस्यों का चयन लॉटरी व्यवस्था से होता था। इसके बाद आता है कि स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उत्तर मेरूर अभिलेख से ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उर्नट्टम शहर का आवासीय भाग होता था, यानी कि उर्नट्टम शहर का आवासीय भाग होता था।
ठीक है। इसके बाद उर उर को यानी कि इसका अगर भाग में बांटते हैं, स्थानीय शासन को हमने देखा गया कि जो यहाँ के साम्राज्य इसका भाग में बांटा गया, तो 3 भाग में अगर बांटे तो उरनट्टम और उर, इसे जैसे अग्रहार भी कहा जाता है, और नगरम, यानी कि उर को नट्टम शहर का, ये आवासीय शहर का आवासीय से भाग होता था ये, जिसमें लोग बाग रहते थे। उर सामान्यतः ग्राम सभा को कहा जाता था, और ब्राह्मण ग्राम जिसमें अग्रहार करमुक्त स्वायत्त ग्राम कहा जाता था। नगरम यह व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा थी। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो उपज का 1/6 भाग था। यानी कि चोल साम्राज्य के जो राजस्व का था मुख्य स्रोत, यानी राजस्व की जो कमाई होती थी वो भू राजस्व से यानी कि कर के रूप में होती थी, जो लोग देते थे कितना, 1/6वां भाग देते थे। शादी जैसे औपचारिक अवसरों पर भी शुल्क लगाया जाता था, यानी कि शादी हो जाती थी, किसी की शादी विवाह होता था, उन पर क्या क्या उन ऐसे अवसर पर भी शुल्क देना पड़ता था, कुछ एक टैक्स। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वृत्तपौत्राक कहलाते थे। राजस्व विभाग रजिस्ट्रार वरीपतोदकक कहलाता था। विभिन्न प्रकार के भूमि अधिकार थे। करनाई कारनमई यानी कि जोत का अधिकार, इसे 2 भागों में विभाजित किया जा गया है। पहला है कुंडेनिक्की और दूसरा है कुंडेनिंगा। ऐसे लोग जो पहले से ही गांवों में रह रहे थे, इनके भूमि अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था या उनको कम कर दिया गया था, तो उनको क्या होता, कुड़ी निक्की बोला जाता है। कुड़ी निंगा में ऐसे लोग जिनके भूमि अधिकारों को कम नहीं किया गया था, उसे कुड़ी निंगम कहा। मिताची उच्च अधिकार युक्त होता है। चोलकालीन साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो जाति आधारित समाज की बात, पेरियार यानी कि अछूत, वेलाल कृषक और समूह थे। सुप्रा जाति द्वंद्ववाद का अनुभव करते थे। इंडागाई बायां हाथ जाति समूह, मुख्य रूप से कारीगर और व्यापारिक समूह थे। वलगाई दायां हाथ समूह, मुख्य रूप से कृषक समूह थे। कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि महिलाओं भी गाँव की प्रमुख बन सकती थी। शासकों द्वारा ब्राह्मणों और मंदिरों को बड़ी मात्रा में दान देने की परंपरा थी। कृषि अर्थव्यवस्था में विस्तार, सुगम सिंचाई के लिए अग्रहट्टा फारसी पहिया का उपयोग होता था। विभिन्न शिल्प केंद्रों का उद्भव, जैसे कांचीपुरम बुनाई उद्योग का केंद्र, कुद्रामुख सुपारी उत्पादन केंद्र था। व्यापक जातियों का उद्भव था। गढ़वाल दक्षिण की ओर गए, उत्तर व्यापारी, गौड़ गौंडा मूल रूप से कृषक। शैव और वैष्णव मत का प्रसार, चोलों का जावा, सुमात्रा, अरब और चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। वीरपतन व्यापारियों की बस्तियां होती थी। नेक्स्ट है कला और वास्तुकला की हम बात करते हैं। मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली ने चोल काल में अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था। चोल शासकों ने विशाल मंदिरों का निर्माण किया, यानी कि सबसे बड़े विशाल जो मंदिर हुए चोल शासकों ने बनाए और उनकी दीवारों पर अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया। यानी कि मंदिरों की दीवारों पर जो लिखा गया है कि उन्होंने क्या अपनी उपलब्धि जो उन्होंने किए, युद्ध जीते, क्या क्या किया, उन सब की जो वर्णन है मंदिरों की दीवारों पर किया। लंबे लंबे शिलालेख उत्कीर्ण किए। ये मंदिर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी चित्रण करते हैं। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर कब बनाया गया था? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। एरावतेश्वर मंदिर, गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर और चिदम्बरम स्थित नागार्जुन मंदिर इस काल के अन्य मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। तंजावुर में शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है किस राजा ने कराया? चोल राजा था एक राजराज जिसने कराया था, और कहाँ? तंजावुर में। ठीक है, और ये मंदिर किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। चोल काल अपने कांसे की मूर्ति के लिए भी उल्लेखनीय है। तो अगर ये पूछा जाए तो चोल काल में किस तरह की मूर्ति थी या किस धातु की मूर्ति पाई गई, तो कांसे की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नटराज की मूर्ति है। तो इसका एक उदाहरण भी मिलता है नटराज की मूर्ति। चोल काल में भरतनाट्यम एवं कथकली जैसे शास्त्रीय नृत्यों का भी प्रचलन था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि चोल काल में किस तरह के शास्त्रीय नृत्यों का या किस तरह का नृत्य का था? शास्त्रीय नृत्य का। और शास्त्रीय नृत्य में कौन से? भरतनाट्यम और कथकली, ये जो है विद्यमान थे। अगर मंदिर शासक और स्थान की हम बात करते हैं, मंदिर शासक और स्थान, मंदिर में चौलेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका शासक था विजयालय ने। स्थान था नर्तमल। एरावतेश्वर मंदिर का राजराज द्वितीय ने कराया, और तंजौर में स्थान कहाँ था? तंजौर में बनवाया। भुवनेश्वर मंदिर कुलोत्तुंग तृतीय ने बनवाया। कहाँ? त्रिभुवन तंजौर में बनवाया। कोरंगनाथ
प्रांतक प्रथम ने जो है शासक था, और स्थान था श्रीनिवास नल्लूर। इस जगह इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि चोल मंदिर की विशेषताएं क्या थी। ये वर्गाकार थी, ऊंची थी, ऊंची विमान थे, मंडप था, गोरपुरम थी, कालापूर्ण स्तंभों को युक्त आदि थी। ये नरतले के चोलेश्वर मंदिर में मंदिर के बाहरी दीवारों को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया जाता है। नरतले की चोलेश्वर मंदिर के में मंदिरों की बाहरी दीवारों को, जो बाहर के मंदिर बनता था कोई, जैसे ये मंदिर है तो इसमें इसको क्या होता, चारों तरफ से घेर दिया जाता था। तो इसकी दीवारों को, जो चारों तरफ की दीवारें होती थी, क्या कहते, सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, और उसे सजाते थे। चोल काल में बनी नटराज यानी कि शिव की कांस्य मूर्तियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध है। चोल मंदिर के विषय में फर्ग्यूसन ने कहा कि चोल कलाकारों के दानों की भांति इनका निर्माण किया तथा जोहरियों के रूप में इनका विन्यास किया। विन्यास करना, बनाना। चोल काल में मंदिरों में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग पहली बार किया गया, यानी कि ईंट की जगह पे क्या आ गए, यहाँ पर पत्थर आ गए, क्या, जिसमें मामल्लपुरम एवं कांचीपुरम मंदिरों को में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है कन्नड़ साहित्य। तो 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न पंप कौन व रन थे। पौन ने शांति प्राण, रन ने अजित प्राण एवं पम ने आदि पुराण, पंप भारत, विक्रमार्जुन विजय की रचना की। ये सब रचनाएं हैं। दुर्गा सिंह ने पंचतंत्र को कन्नड़ चंपू शैली में लिया। 11वीं शताब्दी में नागवर्माचार्य ने चंद्रचूड़ामणि शतक की रचना की थी। तेलुगु साहित्य की बात करें तो तेलुगु साहित्य में त्रिरत्न, नैन्या, टिक्कन व येरापरगढ़ को कहा जाता था। येरापरगढ़ में वन पर्व का रूपांतरण किया था। नैन्या को त्रक्षापाक की उपमा दी गई थी। टिक्कन ने महाभारत के तेलुगु में रूपांतरण किया था। श्रीनिवास अयंगर ने नैन्या एवं टिक्कन की तुलना चौसर एवं शेक्सपियर से की थी। महाभारत के तेलुगु संस्करण की शुरुआत नैन्या ने की थी, जिसे टिक्कना ने पूरा किया था। तमिल साहित्य की अगर हम बात करें तो तमिल साहित्य में तीर्थन, कंबन, ओटकुंटन व पुगलेनिद को कहा जाता था। कंबन ने तमिल यानी कि कंबन ऋषि हुए हैं, इन्होंने क्या किया, एक तमिल भाषा में रामायण को लिया है, तमिल रामायण, तथा ओटकुटन ने रामायण के उत्तरकांड की रचना की। तमिल रामायण तमिल साहित्य का महाकाव्य कहलाती है। पुगलेनिद ने नलदमयंती कथा को नल वेणुबा के नाम से अनुवादित किया। चोल काल तमिल साहित्य का स्वर्ण काल था। तिरुथक्कादेवर एवं कुंडलकेसी द्वारा 10वीं शताब्दी में शिवा का चिंतामणि की रचना की। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए जयकोंदर की रचना जो है कलिंग टट्टुपुराणी में कुलोत्तुंग फर्स्ट द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का वर्णन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है ओटा कुथर द्वारा लिखित मूवरुला, यानी कि ओटा कुथर द्वारा लिखित मूवरुला में 3 चोल राजाओं का जीवन का परिचय दिया गया है। आगे अगर हम बात की जाए तो कल्डनार द्वारा रचित तमिल व्याकरण कल्लादम, कवि अमृत सागर द्वारा रचित यप्पेरुंगलार, पावननंदी द्वारा रचित नन्नुल और बुद्धमित्र द्वारा रचित विरासोलियम आदि रचना चोल काल में हुई। भारत पर अरबों का आक्रमण की अगर बात की तो अरबों ने भारत आक्रमण के विषय में जानकारी जो है किताब फुतुल अल बलदान बिलादूरी द्वारा लिखित है ये, एवं चचनामा में मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें कि भाई भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ उसका वर्णन किन पुस्तकों में मिलता है, तो किताब फुतुल अल बलदान में जो बिलादूरी द्वारा लिखी गई है और चचनामा में मिलती है। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने मकरान के समतली मार्ग में सिंध में प्रवेश किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। सबसे पहले उसने थट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन करने का प्रयास किया।
जिसे रावर का युद्ध कहा गया था कि रावर के युद्ध में ऐसा हुआ था। अरबों ने भारतीय जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। जैसे अरबों ने चिकित्सा, दर्शनशास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंध की भारतीयों से शिक्षा ली। अरब विद्वान भारत ने बगदाद अपने साथ ब्रह्मा सिद्धांत एवं खंड खाद्य पुस्तक लेकर गए। हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया था। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का प्रारंभ किया था। दिरहम नामक सिक्के चलाए। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलील वादिमना के नाम से अलबरूनी ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों पर जजिया कर नामक कर की पहली बार लगाया। तुर्क आक्रमण। तुर्की आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नेक्स्ट है कि इन आक्रमणों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से व्यापक प्रभाव डाला। देखिए, इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रूप पढ़ा था कि जजिया कर, जजिया नामक कर। तो देखिए, जजिया कर क्या है कि भारत में जो जजिया कर लगाया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने के आक्रमण के बाद देखने को मिला, लेकिन उसने भारत में लगाया उनके लिए जो गैर मुस्लिम लोग थे, उन पे लगाया था धार्मिक रूप से, कि अगर मुस्लिमों को रहने की आज़ादी थी, लेकिन अगर गैर मुस्लिम यहाँ रहेंगे और वो अपने धर्म को पालन करेंगे तो उन्हें एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा, तो उसका नाम दिया जजिया कर। ठीक है, तो मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा क्रमशः अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली थे। खलीफा शब्द को कुरान में प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसे पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। खलीफाओं ने प्रारंभिक राजधानी मदीना थी, यानी जो खलीफाओं की जो प्रारंभिक राजधानी थी मदीना थी। बाद में राजधानी बगदाद बनाई गई। यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन का पुत्र सुबुक्तगीन प्रथम तुर्की शासक था, जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया। सुबुक्तगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1109 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इन आक्रमणों का उल्लेख हेनरी लिएट में किया गया है। इन आक्रमणों का उल्लेख हेनरी लिएट ने किया था। महमूद के आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि धन लूटना था। महमूद के आक्रमण के समय सिंध का शासक जयपाल था एवं कश्मीर में शासिका रानी दिद्दा थी और कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था। महमूद के कुछ महत्वपूर्ण अभियान, तो पहले इसने अभियान चलाया मुल्तान में जो 1004 से 5 ईस्वी तक, फिर नगरकोट 1012 से 13, मथुरा और कन्नौज 1016 से 18, गुजरात 1025 और जाटों के विरुद्ध जो इन्हें चलाया था, युद्ध किए थे, सारे युद्ध थे 1027 ईस्वी। जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर, यानी कहाँ है सोमनाथ मंदिर, गुजरात में है, गुजरात 1025 ईस्वी पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को लूटने के समय वहाँ का शासक कौन था, भीम प्रथम था। ये भीम प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा, तो महमूद ने लूटा, महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी जैसे विद्वान निवास करते थे। अब गौरी वंश की अगर बात करें तो गौरी वंश का उदय 12वीं शताब्दी में हुआ था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक मुर्राज द्वितीय था, जिसने गौरी को पराजित कर दिया था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त कर दिया, किंतु गौरी ने तराइन की तृतीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और 1193 ईस्वी में दिल्ली भारत में
दिल्ली भारत में गौरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र पर 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जो हुआ था उसमें आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। किसने? जयचंद्र को। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कालीमा गुद्दा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक जो है ने भारत में नए वंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नया जो हमारा टॉपिक होगा वो शायद हो सकता है कि गुलाम वंश पे हम चर्चा करें, हो सकता है और देखेंगे कोई इसी के साथ रिलेटेड दूसरा पार्ट में क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।